नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आकार है इसके इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी विनय अग्रवाल। हर एक-एक बात की बारीकी हम जानेंगे। विनय जी, ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट था। 2022 में आप फाइनली डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं। जी सर। आपकी कौन-सी रैंक इस बार लगी है? सर 8th रैंक सर ये डीएसपी पर। चौथा अटेम्प्ट और चौथा ही इंटरव्यू। तो आपको नहीं लगता कि आपको उधर जाना चाहिए था? मेहनत अगर आदत बन जाती है, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आकार है इसके इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस विशेष श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संस्थान के गौरव डीएसपी विनय ढेरवाल। विनय ढेरवाल के साथ आज हम जानेंगे कि संघर्ष से लेकर सफलता की क्या कहानी उनकी रही है, उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं, उन्होंने अपने जीवन में किस लक्ष्य को रखा और किस लक्ष्य की प्राप्ति की। हर एक एक बात की बारीकी हम जानेंगे, उनकी पूरी जीवन यात्रा का वृत्तांत हम जानेंगे और उनकी सफलता से हम आपको एक संघर्ष की कहानी बताएँगे, जिसके माध्यम से हम चाहेंगे कि आप भी लाभान्वित हों और आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले मैं आप स्वागत करूँगा इस मंच के माध्यम से डीएसपी विनय ढेरवाल का कि इन्होंने अपना समय दिया और इसके अलावा ये जो हैं पद पर चयनित हुए, इनको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको, आकार आईएएस संस्थान को और इस मंच को जिसमें मुझे आपने इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया है। विनय जी, ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट था। 2022 में आप फाइनली डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं। जी सर। आपकी कौन-सी रैंक इस बार लगी है? सर 8th रैंक सर मेरी डीएसपी पर है। डीएसपी पर 8th रैंक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आपका कौन-सा प्रयास था? सर ये मेरा चौथा प्रयास था। चौथा प्रयास था। आपने तैयारी किस वर्ष से आरंभ की? सर जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, वर्ष 2019 से ही मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और लगातार ये चौथा अटेम्प्ट और चौथा ही इंटरव्यू था। चौथा ही इंटरव्यू था। मतलब लगातार आप प्री मेंस क्रैक कर रहे थे, इंटरव्यू भी दे रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं एक संघर्ष जारी था और मुझे लगता है लगभग जो है एक अल्प विराम, पूर्ण विराम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अल्प विराम जो है आपको 2022 में मिला है और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, मुझे आप बताइए कि जब आप कॉलेज की तैयारी कर रहे थे या कॉलेज में आप जब पढ़ रहे थे, उसी समय आपने सोच लिया था या ये सपना आपका बचपन का था? सब बचपन का तो नहीं था। कॉलेज में जब हम एक्सप्लोर करते हैं कि हम क्या-क्या लाइफ़ में कर सकते हैं और प्रीवियस कुछ इंसिडेंट भी होते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि आप सिविल सेवा में जा सकते हैं। ऐसे हमारे एचओडी थे, उन्होंने भी हमको काफ़ी मोटिवेट किया था कि आपको सिविल सेवा में जाना चाहिए। उनका एक कथन था कि जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वो सिर्फ़ अच्छे इंजीनियर्स नहीं बनाते हैं, वो अच्छे इंसान बनाते हैं, अच्छे नागरिक बनाते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर कर सकें, ख़ासकर सोशल प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगा कि वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे सिविल सेवा में कुछ करना चाहिए। और जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा मध्य प्रदेश में ही मुझे रहना है और मध्य प्रदेश में अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो एमपीपीएससी इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। तो सर मैंने तब से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आपका ग्रेजुएशन किस वर्ष हुआ था कंप्लीट? सर 2019 में ही। 2019 में। और ग्रेजुएशन में किस डिग्री के लिए अप्लाई था आपका? कौन-सी डिग्री आपने की? जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। किस कॉलेज से? सर ये राज्य का काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज है यूआईटी आरजीपीवी, जो कि आरजीपीवी के ही कैंपस में ऑटोनोमस कॉलेज है। मतलब जब आपने इंजीनियरिंग किया था, तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आप रहे होंगे, आपने इंजीनियरिंग किया। तो आपने इंजीनियरिंग करते समय जब आपका सपना रहा होगा कि मैं एमएनसीज़ में काम करूँगा, तो आपको नहीं लगता कि आपको उधर जाना चाहिए था? जी सर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिस मतलब आप एक स्टेज पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस ओर मुड़ेंगे। तो सिविल सेवा की ओर मुड़ने के लिए मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स थे। जिस एरिया से मैं आता हूँ, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वो कान्हा नेशनल पार्क के पास में है। वहाँ पे जो गाँव से मैंने आस-पास की जो चुनौतियाँ देखी थी, उनका समाधान और उसके बाद जो काम आप करोगे, उसके बाद जो संतुष्टि मिलेगी, मुझे लगा वो सिविल सेवा से ज़्यादा मिल सकती है। इसलिए मैंने अपना ये रास्ता इस ओर मोड़ा। देखते हम संभावनाएँ ना के बराबर होती हैं। कई विद्यार्थी इसमें आते हैं, लाखों लोग मेहनत करते हैं। तो आपको कभी आपका जैसे आप लगातार इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे, मेंस भी दे रहे थे, तो आपका मन कभी विचलित नहीं हुआ इस दौरान तैयारी के दौरान कि यार मैं इंजीनियरिंग में ही बेहतर था, आपके दोस्त अच्छे-अच्छे मुकाम पर पहुँच गए होंगे। हो सकता है कोई देश में काम कर रहा हो, कोई अन्य देशों में काम कर रहे हों। उस समय आपने अपने आप को इस लाइन के लिए किस तरीके से बाँधे रखा? जी सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब हम लगातार प्रयास कर रहे होते हैं और लगातार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, होप बार-बार बन रही कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी पीडीएफ में नाम ना मिलना, वो अपने आप में एक अलग पीड़ा है।
और हम उस टाइम पे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारे साथ के लोग हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं, बिल्कुल। कोई अपना घर बना रहा है, किसी ने कार ले ली है। तो उस टाइम पे भी खुद को मोटिवेट रखना एक, तो उस समय पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, रश्मि रथी की हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो इस इन्हीं पंक्तियों से मैं मोटिवेट होता रहा और अगला अटेम्प्ट मैं देता रहा। और फाइनली सौभाग्य का दिन वो आया 18 जनवरी 2025 को, जब पीडीएफ के पहले पेज पर नाम दिखा और डीएसपी का सर मुझे पद प्राप्त हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताइए आपकी इस सफलता की कहानी में बहुत सारे सारथी रहे होंगे। इनमें से आप अपने जीवन के प्रमुख सारथी किसको मानते हैं? जी सर। सबसे पहले तो माता-पिता हैं। उनके ही कारण मैं आज जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ, उनके पीछे मेरे संघर्ष से ज़्यादा उनके संघर्ष हैं। मतलब शुरुआती दिन कुछ ऐसे थे, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि पिताजी सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे तक वो काम करते हैं। माताजी अभी भी संघर्षरती हैं और हमारा घर ऐसे ही चल रहा है। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि काफ़ी प्रॉस्पर फैमिली हमारी हो चुकी है। और उसके बाद फिर मेरे भाई-बहन वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे और इस जर्नी में मैंने जो सबसे अच्छे चीज़ कमाई है वो अपने दोस्त हैं। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। जो बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, ख़ासकर अमित सर आकार आईएएस में, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि कुछ ना कुछ चीज़ें ना आपकी फिट नहीं बैठ रही हैं। जिस दिन सब कुछ फिट बैठ जाएगा उस दिन आपको पक्का एक अच्छा रैंक मिलेगा। एग्ज़ैक्टली। जी सर। अच्छा जैसे आपने बताया माता-पिता, परिवार, दोस्त यार सभी का साथ रहता है। लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसमें हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जी ना सर। हम अपने घर वालों को कुछ बोल पा रहे हैं, ना कभी हम अपने मेंटर को कुछ बोल पा रहे हैं, ना हम अपने साथियों को कुछ बोल पा रहे हैं। उस वक़्त आपने अपने आप को मोटिवेट किन बातों से रखा या कोई ऐसा विशेष साथी जो आपको मोटिवेट कर रहा था? जी सर। वो जो मैं समय फ़ील कर पा रहा हूँ सर, वो 2019 का जब रिज़ल्ट आया था, दिसंबर 2023 में रिज़ल्ट आया। मुझे लग रहा था कि शायद इस बार बहुत सारे पद हैं तो मेरा चयन हो ही जाएगा। तो वो जो फ़ीलिंग थी, जो कहते हैं ना कि पहला प्यार जब टूटता है, जो दिल टूटता है, तो वो फ़ीलिंग, मेरा पहला प्यार तो कभी हुआ नहीं और टूटा भी नहीं, पर जो फ़ीलिंग थी लगभग वैसी ही थी। पर वो उस समय खुद को सँभालना था। उस समय अपने माता-पिता को देखा, तो उनके अंदर जो भाव था कि आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। तो मुझे लगा कि आगे हम अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर हमारी जो सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सफल जैसे हम बात करें डीएसपी के पद पर आप चयनित हो चुके हैं। डीएसपी के पद पर चयनित होने के अलावा आप आगे भी कोई तैयारी अपनी जारी रखेंगे या आप यहीं तक संतुष्ट हैं? सर अभी मेरे 2023 का मेरा इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू मैं दूँगा। 24 का मेंस का रिज़ल्ट आना है, हो सकता है उसमें भी इंटरव्यू हो। तो अभी जो-जो मौके मुझे मिलेंगे, जो-जो अवसर मुझे मिलेंगे सामने, मैं उन पर ज़रूर प्रयास करूँगा। प्रयास करेंगे मतलब अंतिम लक्ष्य आपका क्या है? अंतिम फिर फ़िलहाल तो डिप्टी कलेक्टर बनना है, उसके बाद यदि जीवन में मुझे लगता है तो फिर मैं यूपीएससी का भी ट्राई करूँगा। यूपीएससी के लिए ट्राई करेंगे। अच्छा हमारे साथी जो हैं कई सारे उनके मन में प्रश्न रहते हैं कि तैयारी कैसे शुरू की जाए? उसकी कोई पर्टिकुलर ऐज होती है। विशेषकर हम देख रहे हैं अभी जागरूकता का बड़ा दौर चल रहा है। जी सर। 2 तरह के दौर चल रहे हैं। कुछ लोग एमपीपीएससी से थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग जो युवा वर्ग है विशेषकर अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ ही वो सिविल सर्विसेज़ की तरफ चला आता है। जी सर। तो सिविल सर्विसेज़ में ही लगा रहना चाहिए या उनके लिए भी कोई प्लान बी या बैकअप कोई प्लान उनके साथ होना चाहिए? क्योंकि उनके पास टाइम है। जी जैसे सर। कई लोग ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं तो ठीक है उनके लिए एक लक्ष्य होता है। लेकिन जो 12वीं के बाद 12th के बाद तैयारी करते हैं, तो क्या उन्हें पैरेलल दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहिए? सर मेरा इसमें एक भिन्न मत है। मुझे लगता है कि जो लोग 12वीं पास कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें जीवन को समझना चाहिए और एक साथ-साथ एक स्किल सेट अपने आप में तैयार करनी चाहिए। एक स्किल एक्वायर करनी चाहिए और उसको एक्सीलेंस करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद कॉलेज का सेकंड ईयर या थर्ड ईयर एक आदर्श समय होता है, जब आप सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट करते हैं। उस समय आप थोड़े बहुत परिपक्व भी हो जाते हैं, सिलेबस की समझ होती है, साथ में आप मेंटर्स चूज़ कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा-सा फ़ोकस और जो है राइट गाइडेंस की आवश्यकता ज़रूर है। क्योंकि पहले जो समय था, उसमें चुनौतियाँ अलग थी। तब इन्फॉर्मेशन की कमी थी, अब इन्फॉर्मेशन ओवर इन्फॉर्मेशन है। उसमें राइट मेंटर चूज़ करना और राइट इन्फॉर्मेशन और राइट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना, आपके काफ़ी प्रयास बचा सकता है, आपका काफ़ी समय बचा सकता है। और सर जो आपने दूसरा सवाल पूछा था प्लान बी, अगर आप पहले से कोई स्किल लेते हैं, तो एज़ अ प्लान बी भी आपके साथ वो तैयार रहेगा। साथ-साथ अब सिविल सेवा में अगर आप 2-3 अटेम्प्ट देते हैं और उसके बाद भी आपका चयन नहीं होता है, तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इनमें एमए करना, नेट सेट क्वालीफाई करना और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या फिर एड हॉक में जो टीचर्स बनते हैं, वो भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। साथ में अगर आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो, आप खुद को, चूँकि ये एग्ज़ाम जो है ना वो ऐसी तैयारी है कि आपको खुद से खुद को मिलाती है।
आप खुद को पहचानते हैं, खुद को समझते हैं, हॉबीज़ आपकी क्या हैं, तो आप खुद से जब मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस क्षेत्र में और अच्छा कर सकते हैं, तो आप उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी और आपने यहाँ से देखा कि प्लान बी को किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। ये हमारे आज के जो अतिथि हैं, आज के जो गेस्ट हैं, डीएसपी विनय डहरवाल जी ने बताया। चर्चाओं की श्रृंखला में हम आगे बात करें, तो जब आपने पहला इंटरव्यू दिया था जी सर। 2019 का, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगा कि क्योंकि अभी फाइनल रिज़ल्ट्स अभी तक कुछ आया नहीं है, तो कुछ पता नहीं है कि मार्किंग क्या है। जी सर। लेकिन फिर भी आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है कि उस इंटरव्यू में कोई कमी रही थी या उस मेंस में कुछ इश्यू रहा था? कहीं न कहीं क्या कमी रही होगी? जी सर। ये जब मैं तीसरा इंटरव्यू दे रहा था तो माननीय सदस्य महोदय ने भी मुझसे ये सवाल पूछा था कि आपकी क्या कमी रही होगी? और सर 2020 का पहले इंटरव्यू हुआ था, वो कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, उसके बाद 2019 का हुआ था। तो मुझे जो पहला साक्षात्कार का अनुभव था वो काफ़ी पॉज़िटिव था। मुझे लग रहा था कि साक्षात्कार काफ़ी अच्छा हुआ है। हो सकता है मेंस में कुछ नंबर्स कम रहे हों, जिस कारण से मेरा अंतिम रूप से चयन ना हुआ हो। और हो सकता है 0.25 मतलब अभी मार्किंग ऐसी होती है कि 0.25 नंबर्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि मेरा इस बार 0.25 से डीसी रहा है। अच्छा। तो हो सकता है कि कुछ 1, 2, 4 नंबर से हम मेरिट से बाहर हुए हों। नहीं, नहीं, हमें आशा है कि आप 2023 में डेफ़िनिटली डीसी के पद पर चयनित होंगे। थैंक यू हालाँकि सर। देखिए ये जो मार्क्स हैं, ये बड़े वैरी कर जाते हैं कभी-कभी 1 नंबर जैसे कि आपने बोला आपका तो 0.25 का ही मैटर है, तो बहुत कम मार्जिन होता है। जी लेकिन हम सर। देख रहे हैं युवाओं में बड़ा जो है मार्किंग को लेकर या पढ़ाई को लेकर कई बार देखते हैं उतनी अवेयरनेस नहीं होती। आज हम जी देखें सर। इंदौर में या भोपाल में या जो इतनी बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटीज़ आजकल बन रही हैं, इतना सोशल मीडियाज़ का यूज़ बढ़ गया है ना? मिसयूज़ भी लोग करते हैं। तो इन सब वातावरण में अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखा जाए और क्या सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या संदेश देंगे हमारे साथियों को? जी सर। जैसा कि एजुकेशन के लिए आपने पहले जो बोला कहा था, अ, सर मुझे एजुकेशन के लिए 2 लाइनें याद आती हैं माननीय अम्बेडकर जी की। उनका वक्तव्य था, कहना था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो उसे पिएगा वह दहाड़ेगा। ऐसे ही अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो एजुकेशन से एक संभव हो पाता है। इसके साथ आपको अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है, आप समाज में जो है पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो ये बात तो हो गई एजुकेशन की। दूसरा पक्ष था आपके सवाल का। सोशल मीडिया का। जी सर। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया सर एक दो-धारी तलवार है। सोशल मीडिया में वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते हैं, और डिस्ट्रैक्शन के भी सारे माध्यम वहाँ पे अवेलेबल हैं। ख़ासकर इंस्टाग्राम की जो रील्स आजकल चल रही हैं, आप एक बार स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कब निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। उसका नुकसान कई बार ये होता है कि हमारा अटेंशन स्पैन वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हमें हर 30 सेकंड में एक नया मनोरंजन चाहिए होता है। परंतु उस अगर अगर उसी सोशल मीडिया की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें भी होती हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, उसके बहुत सारे पेजेस हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बहुत सारे पेजेस हैं, जनसंपर्क का पेज जनसंपर्क है। है। तो उन जगह से हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और जो हमारे एग्ज़ाम में भी काम आती है। तो मेरा कहना है कि अगर आप दिन भर में अगर 1 घंटा सोशल मीडिया चलाते हैं, तो 10 मिनट या 15 मिनट निकाल कर इन पेजेस पर ज़रूर जाइए। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जैसे अभी 18 नई नीतियाँ मध्य प्रदेश सरकार की उनका घोषणा हुई है, और साथ में वो स्टार्ट हुई हैं। तो इसकी सूचना भी मध्य प्रदेश जनसंपर्क के पेज में इंस्टाग्राम पे डली है। तो वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है। इसी क्रम में हम तैयारी के दौरान की बात करें तो जैसे प्रीलिम्स किया, मेंस किया, इंटरव्यू की तैयारियाँ रहती हैं। तो जनरली सभी लोगों के मन में ये रहता है, हमारे साथियों के मन में भी ये रहता है कि पहले मेंस करना चाहिए, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहिए, अपने आप को पहले एक बार तैयार कर लेना चाहिए। वास्तविक अटेम्प्ट कब देना चाहिए या पहले प्री की तैयारी करना चाहिए मेंस की? सब मुझे लगता है कि पहले खुद को तैयार करना चाहिए। एक फाउंडेशन तैयार करना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पहले आए हैं। तो मुझे लगता है कि आप ना 2 से 3 महीने बैठकर आराम से चिंतन करें कि इस सिलेबस का मतलब इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और हम कैसे इसे अटेम्प्ट करने वाले हैं, हमारे आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर अगर 2-3 महीने देते हैं, तो फिर आगे की जर्नी होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है। वरना कई बार हम होता है कि 2-3 साल बाद भी भटक रहे होते हैं कि इसके लिए कौन-सा नोट्स पढ़ें और क्या एनसीईआरटी पढ़ें, नहीं पढ़ें। ये सारे सवाल उसी समय समाप्त हो जाएँगे अगर आप 2-3 महीने आराम से देते हैं, खुद को आराम से देते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप क्वेश्चन मतलब पेपर जब अटेम्प्ट करने वाले हैं, उससे डेढ़ साल पहले ये तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। 2-3 महीने अगर आप बेसिक तैयार करते हैं, इसके बाद मेंस की तैयारी आप करते हैं 1 साल के आसपास, और जब आपका नोटिफ़िकेशन आता है उसके 1 महीने पहले से अगर आप प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आदर्श रूप से स्टार्टिंग से तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि आपने बात की कि आप अपने आप को तैयार करें।
तैयार करने के दौरान क्या हमें सेल्फ स्टडी पर फ़ोकस करना चाहिए या किसी इंस्टीट्यूट या मेंटर के सहारे हमें आगे बढ़ना चाहिए? जी सर। सर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनने सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को बहुत ही धूमधाम तरीके से निकाला है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने मतलब कोचिंग का सहारा लिया, उनसे बेनिफिट लिया और उसके बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई की है। तो ये आपको खुद चयन करना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कोचिंग आपको डेली रूटीन, शेड्यूल प्रोवाइड कराती है, साथ में मोटिवेशन प्रोवाइड कराती है और एक माहौल प्रोवाइड कराती है ओवरऑल कॉम्पिटिशन का। जैसे हम जब कोचिंग में थे तो वहाँ पे हर सैटरडे को टेस्ट हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि उससे अच्छा कभी मुझे टेस्ट नहीं लगा है। वहाँ पे आप अपने लोगों से कम्पीट कर रहे हैं, तो एक माहौल और एक कॉम्पिटिशन और एक पॉजिटिविटी हमेशा वहाँ से मिलती थी। इसके अलावा अगर आप बाहर नहीं आ सकते हैं, यदि आपकी परिस्थितियाँ आपको इंदौर जैसे बड़े शहरों में अगर आपको नहीं भेज पाती हैं, तो आप अपने जगह से भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम अब उपलब्ध हैं, जैसे यूट्यूब में ही बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साथ में ऑनलाइन कोचिंग के जो है वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी अवेलेबल हो चुके हैं जो नॉमिनल फ़ीस में तैयारी कराते हैं। इसके बाद भी अगर आप किसी ऐसे मेंटर को जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई की है, उनसे आप मदद ले सकते हैं और अपनी ही जगह पर रहकर तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, कोई प्रशासनिक अधिकारी तो लगभग हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गाँव में रहते हैं। जी सर। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे प्रीलिम्स के लिए लोग बताते हैं एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं, तो मेंस की भी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी रहती है? जी सर। प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा-सा अंतर आता है, पर दोनों में मूल भावना ये है कि प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा एमसीक्यू की होगी और जितनी ज़्यादा आपके मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप निखरेंगे, उतने ही आपके उत्तर निखरेंगे, बेहतर होंगे, इंट्रो अच्छा होगा, कंक्लूज़न अच्छा होगा और उतने ही अच्छे मार्क्स आपके मेंस में आएँगे। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा मस्ट है सर इस पूरी अच्छा, एग्ज़ाम में। टेस्ट सीरीज़ का कितना बेनिफिट होता है अपनी तैयारी के दौरान? जी सर। टेस्ट सीरीज़ अगेन सर ये एक शेड्यूल प्रोवाइड कराती है। साथ में आपको टारगेट सेट कराती है कि इस इतने दिनों में आपको इतना कंटेंट तैयार करना है और उसको परफ़ॉर्म भी करना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ लगाना इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये फिर मतलब एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो घर पर रह के सेल्फ तैयारी करते रहते हैं और जो टेस्ट वो हैं इकट्ठे लेकर आ जाते हैं और साथ में उसको अटेम्प्ट करते रहते हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग बेटर क्या है, क्लासरूम में टेस्ट देना या सेल्फ घर पर टेस्ट देना? आपने किस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो किया था? सर वो क्या है कि मैं तो थोड़ा आलसी किस्म का व्यक्ति हूँ। तो मैं प्रेफ़र करता था कि मैं टेस्ट सीरीज़ में जाऊँ और वहाँ पर लिखूँ, ताकि एक माहौल भी मिले। साथ में हम जो जिन लोगों के साथ बैठकर टेस्ट देते हैं, उनसे एक चर्चा हो जाती है। तो कई बार होता है कि वो जो फैक्ट वहाँ पर पूछे जाते हैं, जब हमने एक लंबी चर्चा उस पर कर ली होती है, तो वो हमेशा के लिए सेट हो जाता है दिमाग पे। तो टेस्ट सीरीज़ मतलब आपको जो है लगाना चाहिए, मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स को, विशेषकर जिसने शुरुआत की है अभी। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं आए दिन, जैसे अभी प्रीलिम्स हुआ 2025 का, तो प्रीलिम्स में कई लोग 1 नंबर, 2 नंबर या बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। इन मिस्टेक्स को हम देख रहे हैं लगातार, कोई एस्पिरेंट्स 2-2 3-3 साल तक बराबर 1-1 2-2 नंबर से ही रुक रहा है। उस एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर। मैं आस-पास बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिनका हर बार 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाता है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों रह जाता है, तो वो कहते हैं कि ये तो मुझे आता था। पर ना एग्ज़ाम में मैं पता नहीं क्या सोच रहा था और मैंने ये वाला टिक कर दिया। परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। हाँ, तो मुझे बस इसका मूल कारण जो समझ में आया वो एग्ज़ाम का प्रेशर है, कि एक टाइम पे ना सबने तैयारी सेम की होती है। सबके पास सेम कंटेंट होता है, उतने ही कंटेंट से लगभग 80 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप जितनी मिस्टेक्स करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन से दूर होते रहते हैं। तो मिस्टेक्स इसलिए होती हैं कि आप रिवीज़न नहीं कर पाते हैं, और सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया, एग्ज़ाम में आप प्रेशर लेते हैं। जितना आप चिल मूड में रहेंगे, जितने आप चिल तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, तो उतने ही अच्छे तरीके से आपका दिमाग काम करेगा। दिमाग में आप अननेसेसरी लोड देंगे, प्रेशर देंगे कि इस बार तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो उससे कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ती जाती हैं और वो जो सिंपल से फैक्ट होते हैं, वो भी हम भूल जाते हैं या फिर भूलवश कभी-कभी गोला गलत भर देते हैं। वो ये सिंपली सबसे बड़ी एग्ज़ाम का प्रॉब्लम। प्रेशर है। जैसे हम देख रहे हैं मार्केट में आजकल कंटेंट जो है उसकी भरमार है, बहुत धुआंधार कंटेंट है। इस जी सर। कोचिंग का कंटेंट, उस कोचिंग का कंटेंट, इस टॉपर्स के नोट्स, उस टॉपर्स के नोट्स, इस पब्लिकेशन की बुक खरीद लेते हैं, वो पब्लिकेशन की बुक खरीद लेते हैं। तो इस कॉम्पिटिशन के दौर में कोई ऐसे नोट, कोई ऐसे सटीक जो चीज़ें जो बच्चों को जो है बहुत हेल्प करे आगे ले जाकर एक कह सकते हैं सिविल सेवक बनने में? जी सर। तो जो लोग जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको वहाँ पर भरोसा करना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने आकार आईएएस से कोचिंग स्टार्ट की थी। तो 2019 में जो मुझे मध्य प्रदेश के नोट्स मिले थे, वो काफ़ी पतले थे, 120 पेज के आसपास था, क्योंकि उस समय पैटर्न चेंज हो गया था। मतलब पैटर्न पुराना था, उसके पुराना। बाद चेंज हुआ था। जी। अभी ये 5 साल में 3 बार तो सिलेबस चेंज हुआ है सर।
तो फिर भी मैंने अपने नोट्स चेंज नहीं किए। वो 120 पेज के जो मेरे नोट्स थे, वो आज भी मेरे पास हैं और मैं अभी भी उन्हीं नोट्स से पढ़कर जाता हूँ। इसके बाद मतलब जो मार्केट में है, बहुत काफ़ी अच्छी-अच्छी किताबें आई, जो काफ़ी फ़ेमस भी हुईं। उनको लोग लगभग सभी के पास वो किताब अवेलेबल है। तो मैंने किसी से बोरो की और उस जो किताब है, उस उनसे वो फैक्ट अपने उन नोट्स में डाल लिया, जो उस नोट्स में नहीं लिखा था और जो एग्ज़ाम में मुझे लगता था कि शायद आ सकता है। तो वो चीज़ें मैंने की, पर वो किताब मैंने बहुत जल्दी खरीदी नहीं। जब मतलब वो लगा कि अब शायद बहुत ज़्यादा अपडेट करना पड़ेगा, तभी मैंने वो किताब खरीदी। तो मेरा कहना सिंपल ये है कि आपके पास जो नोट्स हैं, यदि आप जैसे आकार के नोट्स बहुत ज़्यादा फ़ेमस है यहाँ पर, अगर आप उन नोट्स से तैयारी करते हैं, तो लगभग 70 से 80% उन्हीं नोट्स से आ जाता है। तो उस पर आप फ़ेथ बनाकर रखें और आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि इस कोचिंग के या फिर यहाँ के नोट्स अच्छे हैं या ये एनसीईआरटी अच्छी है, तो बस उसे एक बार बस गो देख थ्रू हो लीजिए। जाइए उससे, उसके एक बार देख लीजिए और वहाँ पे आपको जो लग रहा है कि इसका आंसर यहाँ पे ये बेटर दिया है, तो उसे बस अपने मूल नोट्स पर कॉपी कर लीजिए। आप जितना ज़्यादा डुप्लीकेशन अगर पढ़ाई में करेंगे, तो चीज़ें बहुत मुश्किल होती जाएगी। कई बार होता है सर कि हम पहले एक नोट्स पढ़ रहे होते हैं, फिर लगता है कि ये वाला नोट्स नहीं, ये वाले नोट्स पढ़ने चाहिए। फिर हम वो वाले नोट्स उठा के ला लेते हैं। फिर उसे पढ़ रहे होते हैं, फिर समझ में आता है कि नहीं यार, वो पहले वाले ही अच्छे थे। हाँ, एग्ज़ैक्टली यही होता है एस्पिरेंट्स के साथ। उसको क्या जितना अच्छा कवर पेज होता है, वो उसको उतना ही अच्छा नोट्स मान लेते हैं। जी सर। अच्छा, करंट अफ़ेयर्स की तैयारी प्रीलिम्स से ही कर देना चाहिए, रेगुलर रूटीन में रखना चाहिए, या एग्ज़ाम ओरिएंटेड केवल एग्ज़ाम टाइम पर ही करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि इसका सबसे बेहतर माध्यम है न्यूज़पेपर। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये सबसे अच्छी तैयारी है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें लगातार तैयार होते जा रही हैं और वो ना केवल आपके प्री में, मेंस में, बल्कि पूरे जीवन भर में काम आएगी। जब भी आप सेवा में जाएँगे, तो आपको मैंडेटरी है, मतलब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, तो क्यों ना वो आज से ही कर दें, न्यूज़पेपर स्टार्ट लेकिन हम पढ़ना। सामान्यतः देखते हैं एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर, करंट अफ़ेयर्स बहुत सेकेंडरी रखता है, केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ता है। जी सर। तो जैसा कि आपने कहा न्यूज़पेपर से, तो न्यूज़पेपर से कितने दिन तक वो चीज़ें याद रहेंगी? जी सर। क्या उसके कोई शॉर्ट नोट्स या कोई ऐसी मैगज़ीन जिसके माध्यम से, या कोई ऐसे चैनल जिसके माध्यम से करंट जी, अफ़ेयर्स तैयार होना चाहिए? जी सर। बहुत सारे यूट्यूब पे भी चैनल हैं, जो लगातार करंट अफ़ेयर पढ़ाते हैं। साथ में जब अगर हम एमपीपीएससी को फ़ोकस रखें, तो उससे पहले कुछ एक मैगज़ीन्स आती हैं। जैसे मध्य प्रदेश के करंट अफ़ेयर के लिए एग्ज़ामपीडिया एक आती है, एक तथ्यबाण आता है। मुझे लगता है कि उन दोनों में से कोई एक बस मैगज़ीन आप उठा लें, तो उससे कवर हो जाएगा। साथ में स्पीडी और एक प्रतियोगिता दर्पण भी आती है सर। अगर उनमें से कोई एक आप उठा लें, तो उससे करंट अफ़ेयर कवर हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। पर वो करंट अफ़ेयर नया नहीं लगेगा अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पहले से पढ़ रहे हैं। तो आप लगेगा ये तो मैंने बस पढ़ा हुआ था, यहाँ पे ये समराइज़ करके दिया हुआ है। हो सकता है कि वो उस मैगज़ीन में वो फैक्ट ना लिखे हों जो आपको पहले से आते हों और वो एग्ज़ाम में आ जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो सर। यहाँ से जैसे आपने बताया कि न्यूज़पेपर आप रूटीन में पढ़िए, और जब मंथली मैगज़ीन आप पढ़ते हैं तो वो आपको नई नहीं लगेगी, तो याद जो है वो बहुत जी जल्दी सर। हो जाएगी, मेमोराइज़ जो है या मेमोरी पावर आपकी वहाँ से इंक्रीज़ रहेगी। जी सर। इसी क्रम में हम बात करेंगे, जैसे प्रीलिम्स में है जनरली, जैसे अब वर्तमान सिलेबस में देखेंगे 10 यूनिट हैं, लगभग सभी का वेटेज समान है। इसमें जी सर। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए प्रीलिम्स में? चूँकि सर ये एग्ज़ाम मध्य प्रदेश का है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से आते हैं और हमें फ़ोकस भी मध्य प्रदेश पर ही करना चाहिए। पहले मध्य प्रदेश का वेटेज मेंस में कम था, पर वो लगातार बढ़ रहा है। अब तो जो अनछुए क्षेत्र हैं, वहाँ से भी मध्य प्रदेश को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मेंस में। तो मुझे लगता है कि सबसे जो बेसिक और सबसे फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग जो तैयारी होनी चाहिए, वो मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। जैसे इस बार मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। 4 स्टेटमेंट लिखी थी और कौन से 1, 2, 3 में से कौन ट्रू, से सही फ़ॉल्स? हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक तौर पे मध्य प्रदेश आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप लगभग 40-45% आपका सिलेबस कवर हो चुका है। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। इकोनॉमी का वेटेज अब लगातार बढ़ रहा है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। उसके साथ मेरी एक सलाह है सभी को कि मध्य प्रदेश में आर्थिक समीक्षा आती है। अभी जब हम ये रिकॉर्ड करें, तो आर्थिक समीक्षा आने वाली है 1-2 दिन में। तो उसे आप ज़रूर उसका प्रिंट लेकर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2021 के मेंस से लगातार उससे प्रश्न आ रहे हैं। मेंस में लगभग अब तो लगभग 70-80 नंबर का मेंस में आएगा, और प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन उससे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारी बिल्कुल आपको करनी चाहिए। ठीक है। जैसे प्रीलिम्स तो ठीक है, चलो एक सीमित सिलेबस है, लेकिन मेंस में हम देखें तो 6 पेपर हैं। 6 पेपर में बात करें तो एक-एक पेपर में 2-2 पार्ट हैं, 5-5 यूनिट्स हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इतना लेंदी सिलेबस को लगभग हम देखते हैं 8 से 10 महीने में तैयार किया जाता है। क्या जी सर। उसके कोई शॉर्ट नोट्स होना चाहिए? उसकी कोई स्ट्रैटेजी पेपर वाइज़,
या उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए? कुछ ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हमारे जी सर। साथियों को बताना चाहिए। जी सर, जो मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस है, वो आयोग ने बहुत ही साइंटिफिक वे में तैयार किया है कि जो आप स्टार्ट एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री स्टार्ट किए तो हिस्ट्री पूरा लगभग आखिरी तक है। ज्योग्राफी स्टार्ट करें तो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। जैसे सेकंड पेपर में सोशियोलॉजी पहले से लेके 5वीं यूनिट तक सोशियोलॉजी है। अगर भारतीय समाज आप पहले यूनिट में पढ़ते हैं, तो उसका जो यूज़ है, वो आप 5वीं यूनिट में भी आएगा। तो इस तरीके से ये सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमें भी वैसे ही तैयार करना चाहिए। पार्ट वाइज़ हम अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे पहले सिलेक्शन में मुझे जो कमी लगती है वो शॉर्ट नोट्स का ना हो पाना भी है। इसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट से अपना शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लिए थे, तो मेंस हर बार निकला है शॉर्ट नोट्स की वजह से ही। तो शॉर्ट नोट्स बहुत मस्ट हैं और शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाने चाहिए कि वो आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। खासकर उन चीज़ों को लिखनी चाहिए जो हम लगातार बार-बार हम भूल रहे होते हैं, ताकि वो जल्दी से रिवाइज़ हो पाए और एग्ज़ाम में आप बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँ। जैसा कि आपने बताया शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स के साथ आंसर राइटिंग भी करना ज़रूरी है मेंस के लिए या केवल शॉर्ट नोट से काम हो जाएगा? आंसर राइटिंग तो मस्ट है। बिना आंसर राइटिंग के आप पहली बार जाकर ये नहीं सोच सकते ना कि इसमें इंट्रो क्या लिखना है और कंक्लूजन क्या लिखना है। मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आंसर राइटिंग के जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको कुछ टेम्पलेट्स बना लेनी चाहिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता से कोई क्वेश्चन आया है, जैसे ही हड़प्पा सभ्यता आपको दिखता है, तो आपको एकदम इंट्रो तैयार है कि वो इतने साल पुरानी सभ्यता, क्षेत्र उसका बता दिया, उसका उसका क्षेत्र एरिया बता बता दिया। सकते हैं, एरिया बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं और उसको कंक्लूड कर सकते हैं वर्तमान में जो खोजें और रिसर्च जो चल रही हैं, उसके अनुसार अगर उसको कंक्लूड करते हैं, तो ये आपका पहले से टेम्पलेट तैयार है। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे मेन्यू रहता है शाही पनीर, मटर पनीर, लच्छा पनीर जो भी है, दैट्स ऑल। तो 5 या 10 मिनट में वो बनाकर ला लेता है, क्योंकि उसके पास सारा जो कंटेंट है, मटेरियल बस रेडी है, बस वो अपना मसाला डालता है और वो पनीर तैयार हो जाता है। वैसे ही आपको बस पूरा तैयार करके रखना है। पूरा रेसिपी रेडी रखना है। रेसिपी रेडी रखनी है। जैसे ही जो सवाल पूछा गया, आप हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति पूछी तो सामाजिक डाल देंगे, आर्थिक पूछा है तो आर्थिक डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, तो जो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि टाइम कम पड़ जाता है, तो इसमें टाइम भी कम नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे मेंस में हम बात करें तो ऐसा कोई सब्जेक्ट 6 पेपर में से या 2-3 सब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं या जिनको सबसे पहले रेडी कर लेना चाहिए, जिसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होता, जो आगे चल के आपकी डीसी, डीएसपी जैसी पोस्ट दिलवाते हैं आप? जी सर। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी का। बहुत सारे लोग उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं कि हमें तो आती है हिंदी, हम तो बहुत आसानी से कर लेंगे और वो काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। इससे मुझे याद है कि आयशा मैम जो इस बार फर्स्ट रैंक है डीसी, 2018 में उन्होंने दिए थे, उनका 81 नंबर आए थे हिंदी में। तो बस वो जस्ट पास हुई थी या फिर उन्हें पास बस किया गया था, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। मुझे लगता है उसमें हिंदी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और हिंदी में स्कोर जब 2018 तक जब स्कोर कार्ड जारी हुए तो 160-165 नंबर भी लोगों ने लेकर आए हैं। तो इतने नंबर भी मतलब 80 नंबर का एक गैप आ जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ा आप चंक जो है उसमें बहुत सारे लोगों से आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है हिंदी है, फिर इसके बाद जो एसे का पेपर है उसमें अब लेटर्स आते हैं। हुँ। लेटर्स 25 नंबर के हैं, तो उसमें भी 12 से 20 नंबर उसमें लिए जा सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लिखना बहुत कम है उसमें, हार्डली 2 मिनट लिखना है और 4 मिनट लिख के आप लगभग 25 नंबर कवर कर रहे हैं। छोटे से अल्पविराम, पूर्ण विराम, कोष्ठक बस इतनी ही ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है और आप वो अच्छे से नंबर काफ़ी अच्छे गेन कर सकते हैं उनमें। तो जैसा कि विनय जी ने बताया कि पेपर 5, पेपर 6 की कितनी वैल्यू है, हालाँकि पेपर 1 से लेकर पेपर 4 भी उतना ही वैल्यूएबल है, लेकिन वहाँ बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, लगातार करंट अफ़ेयर्स ऐड करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है पेपर 5 में कुछ नहीं है, टू द पॉइंट चलना है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, तो वहाँ आप जो है उस चीज़ को जो है तैयारी करने के दौरान अपना अंजाम दे सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे इंटरव्यू की। जी सर। बड़ा ही मतलब बड़ा पेचीदा रहता है। कई लोग इंटरव्यू के नाम से ही काँपने लगते हैं कि इंटरव्यू में क्या होगा? और हम देखते हैं भंवर-कुआँ में या इस पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग ही माहौल बना रखा है इंटरव्यू को लेकर। जी सर। तो आपने तो लगातार 4 इंटरव्यू दिए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपके जैसे अभी 2022 में आप चयनित हुए हैं, उस वर्ष आपका पैनल किन माननीय सदस्य का था? जी सर। 2022 में मेरा साथ जो बोर्ड मेंबर थे वो माननीय कोष्ठी सर जी थे, उनका पैनल था और कई जैसे कि आपने अब इंटरव्यू के बारे में पूछा, कई बार हम मान लेते हैं कि इंटरव्यू नहीं इंटरोगेशन है। वो आपसे सारा सच निकलवा लेंगे, उगलवा लेंगे कि आप जो भी छुपाना चाहते हैं सब बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू एक सामान्य चर्चा है। जैसे हमारे घर में पिताजी होते हैं, चाचा जी होते हैं, वैसे ही लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और उसी भाव से वो पूछते हैं कि बेटा चलो बताओ, कहाँ से आ रहे हो? कैसे आ रहे हो? आज क्या खाया हो? तो बहुत नॉर्मल बिहेवियर होता है। कई बार वो आपका स्ट्रेस भी चेक करते हैं। कई बार वो अलग-अलग सिचुएशंस देते हैं कि आप उसमें कैसे
बिहेव करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उनके अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, जो वो चेक करना चाहते हैं, वो चेक करते हैं। उनका पैरामीटर ये बिल्कुल नहीं कि आप कपड़े कौन से पहन रहे हैं और क्या पहनकर आप आ रहे हैं। उनका पैरामीटर है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हैं, किस तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं। अगर आपको प्रशासनिक पद दे दिया जाए, तो आप वो मैसेज लोगों तक कन्वे कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ इतना ही चेक करना चाहते हैं। नॉलेज जो है वो प्रीलिम्स और मेंस में चेक हो चुका होता है। एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे बस आपका बिहेवियर चेक होता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। जैसे कि आपने बात की इस बार कोष्ठी सर का था, इससे पहले किस-किस के पैनल थे? आपको जी याद सर। होगा उम्मीद करता हूँ। जी सर। जो पहला साक्षात्कार था, वो माननीय अध्यक्ष महोदय राजेश लाल मेहरा जी के बोर्ड में था। उसके बाद 2019 का रायकवार सर के बोर्ड में था, माननीय रायकवार सर के बोर्ड में था। और उसके बाद कोष्ठी सर का जो 2022 का मुझे मिला था इंटरव्यू, वो कोष्ठी सर के बोर्ड में था। कोष्ठी से मतलब लगभग सारे बोर्ड्स आप देख चुके हैं। जी यदि सर। हम कंपैरेटिवली बात करें, मेहरा सर की बात करें, रायकवार सर की बात करें या कोष्ठी सर की बात करें, तो इनमें से सबसे अच्छा इंटरव्यू, हालाँकि ये बात पूछने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूँ पर्सनली कि इनमें से सबसे अच्छा जो इंटरव्यू आपका किस वर्ष रहा? सर अभी जो 2022 का था, वो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। जो पहला इंटरव्यू था, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। पर मुझे लगता है कि उसमें मैंने कुछ मूलभूत मिस्टेक्स कर दी थी। अ, उसके बाद फिर रायकवार सर का बोर्ड था, उसमें भी मुझे बहुत सामान्य लगा था और सामान्य तौर पर मैं बाहर भी आ गया था। तो उसमें कुछ ऐसा चैलेंजेस, मतलब उन्होंने तो काफ़ी चैलेंजेस मुझे दिए थे, पर मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से मैनेज किया था और मुझे लगता है मुझे हर बार साक्षात्कार में अच्छे ही अंक शायद प्राप्त हुए होंगे। ठीक है। विनय जी, एक बात सबसे बड़ी सुनने को मिलती है, जैसे मध्य प्रदेश के छात्रों के संदर्भ में बात करें, यहाँ जब आप डैप भरते हैं इंटरव्यू के लिए, तो जी उसमें एक सर। सबसे बड़ी चुनौती आती है हॉबी को लेकर। जी सर। जैसा कि हम देखते हैं, मैंने भी कई बार ये फ़ील किया है ना? कई स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते हैं। यहाँ के बच्चों को हॉबी को लेकर बड़ा संशय होता है जी और सर। कई लोग बनावटी हॉबी लिख देते हैं। जी सर। तो क्या लगता है कि ऐसी बनावटी हॉबी लिखकर इंटरव्यू में जाना चाहिए? इस तरह के नकाब पहनकर एक तरीके से इंटरव्यू में जाना चाहिए या टू द पॉइंट इंटरव्यू चलना चाहिए? सर मुझे लगता है कि इंटरव्यू में कुछ भी ब्लफ़ नहीं करना चाहिए, कुछ भी अपनी तरफ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने झूठ बोल दिया, पर उनका काम तो रोज़ का है। वो लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं, वो ऐसे ना उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। तो ऐसा उनका काम है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी आपको बनावटी कुछ भी नहीं करना चाहिए, फेकनेस बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। और जहाँ तक बात रही हॉबी की, तो कई बार होता है कि हम पढ़ाई-लिखाई में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि हमें कौन-सी, मतलब हमें क्या अच्छा लगता है, हम खुद ही नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए आपको कुछ दिन तक आपको खुद को जानना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है। तो कई बार हमें पता चलता है कि हमें गाना अच्छा लगता है, कभी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कहीं घूमना अच्छा लगता है, तो उसे अगर आप एक्सप्लोर करते रहें, उसको परस्यू करें, तो आपको डेफ़िनेटली वो आंसर मिल जाते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपकी हॉबी क्या है। और मुझे लगता है कि आप जब मतलब जब आप सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तब से ही आपको सोचना चाहिए कि आपकी हॉबी क्या है। सोचना क्या चाहिए, मतलब कि आपको फ़ील करना चाहिए कि ये आपकी हॉबी है और आप इसे परस्यू कर रहे हैं। मतलब खुद को जानना चाहिए। आप डे 1 से अगर आप खुद अच्छा, को आपकी जानते हैं। हॉबी क्या थी? जी सर। सर मेरी थी नेचुरल प्लेसेस में घूमना, प्राकृतिक स्थलों में पर्यटन और प्लॉगिंग। क्योंकि आप कान्हा नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्र से हैं, जी सर। इसीलिए मुझे लगता है आपकी हॉबी पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जी सर। अच्छा, जब पहली बार आपका नाम जो है उस लिस्ट में देखा, जो चयनित सूची थी, जी सर। तो पहला कॉल आपने किसको किया? सर लगातार उस समय कॉल आ रहे थे। तो बालाघाट में एक टीचर है जो मेंटर थे मेरे, उनका कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो पहला कॉल तो सर वही था। और उसके बाद फिर पिताजी वहीं पर थे, तो सबसे पहले मेरे भैया थे और पिताजी थे, माताजी थे। तो मैंने उनके उनके पास जाकर उनसे आशीर्वाद तो उस लिया। मोमेंट को आपने किस तरीके से एन्जॉय किया? वो मोमेंट आपका मतलब यदि आप शब्दों में बयाँ कर सकें, तो एक बार प्लीज़ जो है हमारे साथियों को ज़रूर बताइए। जी सर। सर एक लाइन हम सुनते हैं कि वर्षों का संघर्ष एक दिन आपसे किसी मोड़ पर आकर टकराएगा और आपको पीडीएफ में अपना नाम मिलेगा। तो लगभग ऐसे ही था कि लगातार संघर्ष चल रहा था। मैं उस समय घर गया हुआ था। अगले दिन भैया की सगाई थी। तो बस यही जर्नी चल रही थी और उसी जर्नी में एक अचानक से एक रिज़ल्ट आ गया। मतलब एक्सपेक्टेशन तो थी कि रिज़ल्ट आएगा, पर लग रहा था कुछ दिनों बाद आएगा, पर वो अचानक से रिज़ल्ट आया। तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। संतुष्टि का भाव था कि चलिए कुछ तो मिला है। पर वो भाव नहीं था कि मैं अपनी पोस्ट से बहुत संतुष्ट हूँ कि कुछ नहीं, बहुत अच्छा मिला है, जो मिला है काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई मतलब जो कोई सा भी और दूसरा पद मिलता तो मैं उतना ही संतुष्ट रहता, क्योंकि मेरी नज़र में सारे पद सम्माननीय हैं, सारे पद अच्छे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे विनय जी ने बताया कि भई कोई भी पोस्ट मुझे बस इस बार चाहिए थी, लेकिन संघर्ष, किस्मत, लोगों का साथ, उनकी मेहनत,
इन सब ने उन्हें डीएसपी के पद तक ले जाने में मदद की। और इसी चर्चाओं के साथ यदि हम बात करें कि जब आप पहली बार सेलेक्ट हुए थे, 2022 में सेलेक्ट हुए हैं आप, तो उस वर्ष या उस समय की बात करें तो जब आप अपने घर पहुँचे थे, तो उस मोमेंट में क्या-क्या हुआ? जी सर। सर 2-3 दिन बाद मैं कुछ काम से बाहर चला गया था। फिर 2-3 दिन बाद अ, मैं वापस घर की ओर जा रहा था। साथ में माताजी और पिताजी साथ में ही थे। तो मुझे बस सूचना आई थी कि कुछ स्वागत समारोह जैसा कुछ होने वाला है। तो मुझे लगा 20-25 लोग होंगे। पर फिर जस्ट वहाँ पहुँचने वाले थे तो पिताजी मेरे कान्हा नेशनल पार्क में सोवेनियर शॉप है, वहाँ पर काम करते हैं। तो उनका स्टाफ़ है, काफ़ी बड़ा स्टाफ़ है। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग अभी कहाँ पर हो? तो उन्होंने बताया हम कुछ कर रहे हैं। जब वहाँ पर पहुँचे तो धीरे-धीरे एक एक के बाद एक गाड़ियाँ आने स्टार्ट हो गई। बैहर जो सर जो हमारी तहसील है वो बैहर है। वैसे तो बिरसा तहसील है पर बैहर पहले थी। तो वहाँ पे काफ़ी लोग हमें जानते-पहचानते हैं। तो वो लगभग स्वागत समारोह लगातार वो 18-20 किलोमीटर तक चलता ही रहा। और जो हमारे साथ में जो जिप्सियाँ थी जो पार्क में चलती हैं, तो जितनी जिप्सियाँ बाहर जो पार्क नहीं गई थी उस दिन, वो सारी जिप्सियाँ उस रैली में आ चुकी थी। वो एक एक टाइप की रैली बन चुकी थी। एसडीएम सर को हमने सूचित किया था तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत आसानी से मतलब वो उन्होंने कहा था कि आप कॉर्डियल है, सब प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हटा सकते हैं एसडीएम सर वाला। और हटा देंगे तो पीछे। तो मतलब आपका स्वागत जो है आपकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा हुआ और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का स्वागत आपका होगा। जी तो सर। साथियों ये जो कुछ मोमेंट हैं जो डीएसपी विनय धैरवाल जी ने जिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप भी आगे चल के अपनी एक कहानी इसी तरीके से लिखेंगे। क्योंकि सफलता कोई एक दिन में नहीं बनती, एक बड़े लंबी संघर्ष की कहानी है और इस संघर्ष का विराम ज़रूर आएगा, बस हमें धैर्य रखना है। और ये धैर्य के साथ धैरवाल जी ने हमें बताया कि उनके जीवन में ये धैर्य, संघर्ष कैसे सफलता की कहानी में तब्दील हुआ। जी इसी सर। क्रम में हम बात करेंगे कि आपके दोस्तों का क्या रिज़ल्ट रहा? कई बार हम देखते हैं कि रिज़ल्ट आने से पहले और रिज़ल्ट आने के बाद कई बार दोस्तों में दूरियाँ भी आ जाती हैं, कुछ दोस्त नज़दीक भी आ जाते हैं, तो कुछ दोस्त दूर भी हो जाते हैं। ये कहीं न कहीं कोई प्रोटोकॉल बीच में आता है या ईगो का कोई प्रॉब्लम है या क्या इश्यू है मतलब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? सर अभी तक तो मैंने ये महसूस नहीं किया है क्योंकि रिज़ल्ट के पहले ही मुझे मेरे दोस्त काफ़ी टाइम से मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम तो इस बार आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। सेकंड क्लास मिलेगी ये कन्फर्म है। तो मुझे लगता है कि वो पहले से प्रिपेयर थे और उन्हें लग रहा था कि अब नहीं तो मतलब बाद में कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके की तो मुझे सर कोई समस्या समझ में नहीं आई कि कोई दूर अभी हुआ नहीं है। पर एक समय के साथ वो होता है कि अपने-अपने जो रास्ते हैं वो काफ़ी अलग होने लगते हैं। लोग अपने रास्तों में आगे बढ़ने लगते हैं और अपना फिर संघर्ष है वो खुद को व्यक्ति को निभाना होता है। जैसे मेरे साथ में भी जो आकार में पढ़ रहे थे, उनमें से काफ़ी लोगों का चयन पहले हो चुका था। पहले उनसे जितनी बातें होती थी, वो धीरे-धीरे कम होने लगी थी। उसका कारण है कि लगता था कि क्या बात करें अब। उनसे एग्ज़ैक्टली यही होता है। अब उसको चाहे प्रोटोकॉल कह लें हाँ, या कुछ भी कह लें, लेकिन कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा एक मार्जिन आ जाता है। जी सर। लेकिन मुझे लगता है सिलेक्शन के बाद वो मार्जिन कहीं न कहीं फ़िल हो जाता है। जी सर। अच्छा, जब आपका रिज़ल्ट आया तो कई लोगों को आपने सूचनाएँ दी, कई जानकारियाँ मिली आपको, कई मीडिया से खबरें आई थी। लेकिन आपने रिज़ल्ट के बाद अपने आप के साथ या अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया? जी सर। उसी रात में टाइम स्पेंड हुआ। मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि खाया फाइनली एक रिज़ल्ट में नाम मिला है और मुझे लगता था कि काबिलियत तो पहले से है, मतलब खुद पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ ही स्टार्ट करते हैं और कॉन्फिडेंस अंतिम तक रहा, उसका ये परिणाम था। और मुझे लगता है कि मेरी सफलता में जो जिन लोगों का योगदान रहा है, क्योंकि मैं इसे अपनी व्यक्तिगत सफलता नहीं मानता। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ पे अमूमन ऐसे बहुत बड़े रिज़ल्ट कभी नहीं आए हैं। से पहले कम ही आए हैं। जिस कम्युनिटी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पहला छात्र हूँ, मैं पहला स्टूडेंट हूँ जिन्होंने मतलब कुछ मुकाम हासिल किया है और उस क्षेत्र को काफ़ी होप मिली है। तो मुझे लगता है कि हम सबकी सम्मिलित सफलता है और होप मिली तो मेरे पास अब उन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ चुकी थी। बोले मैं भी कर सकता हूँ, बस आप गाइड कीजिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी दौरान एसडीएम सर वहाँ पे श्री अर्पित गुप्ता जी हैं, वो आईएएस हैं। तो जिस क्षेत्र में वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। तो उन्होंने कहा था मुझसे कहा था कि मैं तो वो इस क्षेत्र में बहुत काम करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे यही शब्द थे उनके कि यार मैं तो काफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ से और भी लोग निकलें, पर मैं तो आईआईटी से पढ़ा हूँ और मैं जब बोलता हूँ तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और तुम वो एक स्कूल से पढ़े हो, सरकारी स्कूल से पढ़े हो, प्राइमरी, मिडिल, गवर्नमेंट सारी चीज़ें अपनी सरकारी स्कूल से कंप्लीट की और वो भी गाँव के, जिन स्कूल में मैं गया हूँ। वो बोल रहे थे कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वहाँ से कोई निकल के डीएसपी बन सकता है। अगर तुम लोगों को बताओगे कि तुमने ये कैसे किया है, कैसे अचीव किया है, तो काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे।
तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग गए थे साथ में। और उन बच्चों को मैंने जब मतलब अपनी संघर्ष की कहानी बताई, तो काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए। मुझसे उन्होंने नंबर लिया है और लगातार वो मेरे कांटेक्ट पर हैं। मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे माता पिता को बहुत खुशी होगी अगर उनमें से किसी का चयन होता है तो। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने कई सारी बातें ऐसी बोली हैं, जो समाज कार्य के लिए भी ज़रूरी हैं, अपने क्षेत्र के प्रमोशन के लिए भी ज़रूरी है और उन विशेषकर उन तबके के उन लोगों के लिए ज़रूरी है, जो हर तरह की आशाओं को निराशाओं में बदल चुके हैं। मुझे लगता है ये आशा की एक किरण है। आप देखोगे इनकी बातों में, बातों ही बातों में बहुत सारी बातें निकल कर आई कि सरकारी स्कूल से पढ़कर, है ना? एक अभावों में रहकर किस तरीके से संघर्षों से गुज़र कर सफलता की राह तक आगे बढ़ना चाहिए या आगे बढ़े हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशंस में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कई बार वो उस अपना एक्सक्यूज़ उसको बना देते हैं, जबकि मुझे लगता है कि आप एक्सक्यूज़ ना बनाते हुए इन चीज़ों को स्ट्रेंथ बनाते हुए आगे बढ़ें। जी सर। और विनय जी ने जो है इसी चीज़ को स्ट्रेंथ बनाया और आज जो है हमारे बीच में डीएसपी के पद पर हैं और बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो हमें जल्दी डीसी के साथ मिलेंगे और डीसी के साथ फिर हम एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सर। इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जैसे कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, है ना? कई सारे एस्पिरेंट्स तैयारी करने के दौरान 6-6, 5-5 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, 5 अटेम्प्ट दे दिए, 6 अटेम्प्ट दे दिए, प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं, कोई मंजिल हाथ नहीं लग रही है, दूर-दूर तक कोई होप नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगे रहते हैं लगातार। तो क्या उनको लगा रहना चाहिए या उनको कहीं न कहीं गिव अप करके दूसरी लाइन चुन लेना चाहिए? क्योंकि युवा जो है धीरे-धीरे प्रौढ़ावस्था में चला जाता है। जी सर। एक काफ़ी बड़ी समस्या भी है और हमारे देश के काफ़ी बहुत ही प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं, जो पीएम के सलाहकार हैं, उन्होंने भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि बहुत सारे लोग अपनी जवानी इसमें खपा देते हैं। मुझे लगता है कि आप लगातार मतलब प्रयास कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर प्रयास के दौरान आपको खुद को जानना भी पड़ेगा कि क्या कुछ कमी रह जा रही है और क्या उसे दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्योंकि सिविल सर्विस ना एक एप्टीट्यूड का भी टेस्ट है। अगर वो एप्टीट्यूड आप में नहीं है, तो आप वो फिर चाहकर भी उसे बहुत ज़्यादा मेहनत से हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो एप्टीट्यूड है या नहीं। अगर आपका प्रीलिम्स 1-2 नंबर से रुक रहा है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और जल्द ही अगर आप उन कमियों को दूर कर लेंगे, तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। परंतु अगर लगातार आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आपको खुद को एक बार देखने की ज़रूरत है, झाँकने की ज़रूरत है कि कहाँ कुछ कमी रह गई है। क्या उसे पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ठीक है दोस्तों, तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आप आज के इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखे होंगे। फिर भी आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हैं जो आप विनय जी से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। उनका जवाब आकार आईएएस संस्थान की टीम और विनय जी दोनों ज़रूर जो है समय पर आपको उपलब्ध करवाएँगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप आकार आईएएस के प्रबंधन से भी बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कुछ समझना हो, कुछ जानना हो, तो आकार आईएएस आपके साथ हमेशा प्रतिबद्ध है। आज के सेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे के लिए आपको शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। इसी चर्चाओं में हम आखिरी दौर में चलें, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो साक्षात्कार के लिए चयनित किए जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार से फिर बाहर हो जाते हैं? जी सर। हमारे साथ के आस-पास जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ तैयारी करते हैं, कई बार वो मीन से बाहर हो जाते हैं, कई बार वो इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनमें और हम में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, 1% का भी अंतर नहीं है। बस एक संयोग है कि वो हमारा नाम पीडीएफ में आ चुका और उनका नाम नहीं आया। तो मैं उनके लिए कुछ लिख कर भी लाया था। मैं कहना चाहूँगा कि अभी नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा, एक दिन ज़रूर होगा। और ज़िंदगी कई बार ना चीज़ें डिले करती हैं पर उसे डिनाई नहीं करती हैं। और किसी व्यक्ति को आप पर प्राउड फ़ील हो या ना हो, पर एक व्यक्ति को हमेशा आप पर प्राउड फ़ील होना चाहिए, वो खुद आपको होना चाहिए। क्योंकि दुनिया वालों को ये दिखे या ना दिखे, परंतु आप अपने सपनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसलिए आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए। क्योंकि जब आप सोचते हैं ना कि यही अंत है और फिर जो गॉड है वो एक नई बिगिनिंग आपके लिए लिख देता है। बहुत बढ़िया, क्या संदेश आपका रहा। थैंक यू सर। तो उम्मीद है कि आज की इस चर्चाओं में आपने जो है शामिल होकर इन चर्चाओं से कुछ सार्थक चीज़ें सीखी होंगी। हर तरह की हमने आज बात की प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर। फिर भी आप आकार आईएएस प्रबंधन से, आकार आईएएस की टीम से या डीएसपी विनय अहरवाल से आप कुछ और बातें करना चाहते हैं, कुछ और कुछ प्लानिंग जानना चाहते हैं, तो आप आकार आईएएस के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। उसका जवाब आपको बहुत जल्द हमारी टीम द्वारा दिया जाएगा। आज के सेशन के माध्यम से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ डीएसपी विनय अहरवाल जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें, इतना अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथियों के साथ शेयर किया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि पुनः आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें शेयर कर पाऊँ।
आकार आईएएस और इस प्लेटफ़ॉर्म का फिर से मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ सर।